इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं है, बल्कि उसके परमाणुओं का अध्ययन है और इन्हीं परमाणुओं को इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसी सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसका सीधा सीधा संबंध आपके परीक्षा से है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे सभी तथ्यों का क्विक रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? क्विक रिवीजन करेंगे, बहुत स्पीड में रिवीजन करेंगे। साथ ही इसे मैप के माध्यम से भी याद करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को परीक्षा के कुछ दिन पहले रिवीजन के पर्पज से जरूर देखें। यह आपका कंफ्यूजन ही दूर नहीं करेगा, बल्कि परीक्षा के दिन कॉन्फिडेंस भी देगा। अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? सोर्स ऑफ हिस्ट्री, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। क्या देखेंगे? पुरातात्विक स्रोत देखेंगे और साहित्यिक स्रोत दोनों देखेंगे। और क्या देखेंगे? इम्पोर्टेंट यूनेस्को साइट देखेंगे, जिसका सीधा सीधा संबंध सोर्स ऑफ हिस्ट्री से है। साथ ही हम देखेंगे 2023 से लेकर 2026 के बीच चर्चा में रहे प्रमुख स्रोत और खोज। किसी भी सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्री एग्जाम के प्रश्न पत्रों को अगर आप PYQ देखें तो आप पाएंगे कि ऐसी परीक्षाओं में स्टैटिक्स और करेंट दोनों का सम्मिश्रण होता है, यानी कि करेंट किलाड़ी की। तमिलनाडु में किलाड़ी और अन्य प्राचीन संगम युग के स्थलों पर चल रहे शोधों से दक्षिण भारत के प्राचीन शहरीकरण और विदेशी व्यापार के पुराने स्रोत सामने आए हैं। इसमें क्या सामने आए हैं? किलाड़ी के सर्वेक्षण से क्या पता चला है? दक्षिण भारत के प्राचीन शहरीकरण और विदेशी व्यापार। क्या यहाँ से चला है पता? शहरीकरण और पुराने व्यापारिक स्रोत। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ये क्विक रिवीजन का क्लास है। चलिए आइए अब देख लेते हैं अन्य प्रमुख यूनेस्को साइट। सबसे पहले देखेंगे सांची स्तूप। फटाफट बोल देते हैं, लिखने में लेट होगा। सांची स्रोत स्तूप है, अभिलेख और मूर्तिकला है। मौर्य काल का सांची, चलो ऐसे नहीं होगा, सांची की बारी आई। ये कब इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो 1989 में। और ये कब का है? मौर्य गुप्त काल है। इसका काल क्या है? मौर्य और गुप्त काल। इसमें स्रोत क्या है? स्तूप है, अभिलेख है और मूर्तिकला। उसके बाद आते हैं नालंदा महाविहार। क्या आया हुआ? नालंदा महाविहार। चलिए, ये विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। काल क्या है इसका? गुप्त काल और पाल काल है। यूनेस्को साइट में कब शामिल हुआ था? 2016 में। फिर आते हैं अजंता केव, अजंता गुफा। ये क्या है? भित्ति चित्र और बौद्ध गुफाएं। यहाँ पे क्या है? भित्ति चित्र है और बौद्ध गुफाएं हैं। क्या है? बौद्ध गुफाएं हैं। यूनेस्को में कब शामिल हुआ है? तो 1983 में। फिर आता है इलोरा केव आता है। ये क्या है? शैलकृत मंदिर एवं मूर्तिकला है। इसका काल क्या है? ऐतिहासिक है। और यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 1983 में। ठीक है, ये एलोरा हो गया। उसके बाद बारी है भीमबेटका रॉक शेल्टर की। किसकी? भीमबेटका रॉक शेल्टर, यानी कि भीमबेटका की। ये क्या है? रॉक पेंटिंग है। क्या है? शैल चित्र है। यहाँ क्या है? शैल चित्र है। ठीक है, इसका काल क्या है? प्रागैतिहासिक। क्या है इसका काल? प्रागैतिहासिक। कौन से काल के हैं ये? ऐतिहासिक काल के हैं। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में। उसके बाद बारी है धौलावीरा की। किसकी? धौलावीरा की। ये क्या है? सिंधु सभ्यता के अवशेष है। क्या है ये? सिंधु सभ्यता के अवशेष। क्या है? सिंधु सभ्यता के अवशेष हैं। इसका काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक। क्या है? आद्य ऐतिहासिक।
क्या है इसका काल? ऐतिहासिक। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया था इसे? तो 2021 में शामिल किया गया था। को देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम पल्लवकालीन मंदिर एवं शिल्पकला है। इसको यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया था। फिर दूसरा देख लेते हैं सूर्य मंदिर स्थापत्य कला। सूर्य मंदिर कोणार्क वाला कौन सा? सन टेम्पल कोणार्क, इसके स्थापत्य कला है। सूर्य मंदिर एवं स्थापत्य कला है। इसको यूनेस्को किसमें 1984 में ही शामिल किया था। फिर खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स चंदेल कालीन मंदिर एवं मूर्तिकला है। कौन सा? खजुराहो किस काल का है? चंदेल कालीन है। मंदिर एवं मूर्तिकला, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में शामिल किया गया था। फिर एलिफेंटा केव क्या आ जाता है? एलिफेंटा केव शायद गुफाएं एवं मूर्तिकला है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया था? क्या गया था? 1987 में। कब? 1987 में किया गया था। फिर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पटक्कल चालुक्यकालीन मंदिर है। यहाँ पे क्या है? पटक्कल में चालुक्यकालीन मंदिर है। यूनेस्को साइट में 1987 में ये भी शामिल हुआ था। फिर चोलकालीन मंदिर एवं शिलालेख क्या है? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। और ये कब आया था? चोलकालीन मंदिर और शिलालेख यूनेस्को में कब शामिल हो गया था? एक 1987 में और एक 2004 में। तो हमें लगता है रॉबर्ट ब्रूस फुट भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन के जनक है। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसको क्या कहते हैं? भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन के जनक। इसे क्या कहते हैं? भारत में प्रागैतिहासिक स्थल के कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये कौन है? इसे भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन के जनक कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम ये कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के प्रथम महानिदेशक थे। कौन थे? प्रथम महानिदेशक थे। दीदारगंज यक्षी कहाँ मिला है? पटना में मिला है। नालंदा क्या हो गया है? बराबर की गुफाएं कहाँ है भाई? जहानाबाद। ये तो स्टैटिक्स का पार्ट है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो चलिए यहाँ मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि इसे 72वीं बीपीएससी के लिए खासकर डिजाइन किया गया है। इस वीडियो के अंत में 10 से 15 एमसीक्यू लगा देंगे, जिसे आप स्वतः ही सॉल्व कर लेंगे यदि आप पूरे क्लास को अच्छे से करेंगे तो। स्टैटिक्स पार्ट का सबसे पहले इतिहासकार ने पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। उस काल को हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। वैसा कौन सा काल होगा जिसमें इतिहासकार को पूरी तरीके से पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, उसका कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं मिलता है। इसमें अभिलेख में क्या क्या शामिल हो जाएगा? इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, शासनादेश, एडिक्ट, स्मारक और भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मुहरे, वेदभांड। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन में क्या अंतर है। एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या अंतर है? सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। तो इंस्क्रिप्शन वह लेख या लिखित सामग्री है जो किसी भी पत्थर, शिला, स्तंभ, ताम्रपत्र, गुफा, मंदिर की दीवारें, मूर्ति या धातु जैसे टिकाऊ वस्तुओं पर अस्थायी रूप से अंकित की जाती है, उसे क्या बोलेंगे? इंस्क्रिप्शन। क्या बोलेंगे? इंस्क्रिप्शन। और एडिक्ट क्या है? एडिक्ट एक शासनादेश है। क्या है? शासनादेश है, यानी कि शासन का आदेश है। राजा या शासक द्वारा जारी किया गया आधिकारिक आदेश जिस पर अक्सर शिला, स्तंभ या चट्टानों पर खुदाया जाता था। तो ये क्या है? सभी एडिक्ट इंस्क्रिप्शन है। क्या है? सभी ध्यान रखें, याद रखें कि जितने भी एडिक्ट हैं वो क्या है? इंस्क्रिप्शन है। लेकिन सभी इंस्क्रिप्शन एडिक्ट नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले देखेंगे बोगासकोई को। क्या देखेंगे? बोगासकोई। बोगासकोई क्या है? एक समझौता पत्र है। क्या है? समझौता पत्र है। ये कहाँ मिला था? मध्य एशिया में। कहाँ मिला था? मध्य एशिया में। अभी कहाँ है? वर्तमान तुर्की। कहाँ है? वर्तमान तुर्की स्थित प्राचीन हित्ती राजधानी के हत्तुसा से प्राप्त हुआ है। ठीक, ये कितने साल पुराना है? 1400 साल पुराना है। हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। क्या है इसमें? वैदिक देवताओं के नाम मिले, यानी कि दो शासनाध्यक्ष के बीच कोई समझौता हुआ जिसमें वैदिक देवताओं को साक्षी रखा गया था। तो हमारे लिए क्या हो जाता है? ऋग वैदिक काल के इतिहास को समझने में मदद मिलती है। क्या है? तो ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं तथा इससे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। हमें क्या इससे सहायता मिलती है? ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में हमें इससे सहायता मिलता है। ठीक है, इसे वैदिक संस्कृति का महत्वपूर्ण बाह्य साक्ष्य माना जाता है। क्या है? वैदिक संस्कृति का बाह्य साक्ष्य, यानी कि जो भारत से बाहर के हैं विदेशी साक्ष्य, महत्वपूर्ण विदेशी साक्ष्य माने जाते हैं। इसके बारे में हम इतना ही जानेंगे क्योंकि अभी हम लोग कोई भी डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये क्विक रिवीजन है। ठीक, आगे भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख के रूप में भारत का वो क्या है? भारत के इतिहास के लिए बोगासकोई क्या था? भारत के इतिहास के लिए सबसे प्राचीनतम स्रोत था, लेकिन कि वो कहाँ मिला था हमको? भारत के बाहर मिला था, विदेशों से में मिला था। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे? भारत के अंदर के सबसे प्राचीन अभिलेख को देखेंगे। कौन से थे? वो क्या थे? अशोक के शिलालेख। कौन से थे? अशोक के अभिलेख, अशोकन इडिक्ट। अशोकन इडिक्ट्स। क्या है? अशोकन इडिक्ट। ये क्या है? भारत के सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। क्या है? भारत के अंदर मिले सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन हो गए? अशोकन इडिक्ट हो गए। इसका समय काल था, क्या था? 273 से 232 ईर्षा पूर्व। ठीक, अशोक ने अपने शासनकाल में जनता तक इसे क्यों खुदवाया गया था? क्यों बनाया गया था? तो अशोक ने अपने शासनकाल में जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए पत्थरों, स्तंभों यानी कि पिलर पर अभिलेख खुदवाए थे। चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इडिक्ट में हो गया क्या? राजाज्ञा। इडिक्ट क्या हो गया? राजाज्ञा। ओके, रॉयल ऑर्डर। इंस्क्रिप्शन में क्या हो गए? वो सभी हो गए। चलिए, अशोक ने अभिलेख क्यों लिखवाए थे? धर्म के प्रचार के लिए, जनता के कल्याण के लिए, अधिकारियों को निर्देश देने के लिए। नैतिक जीवन का संदेश देने के लिए, कलिंग युद्ध के बाद शांति की नीति अपनाने के लिए अशोक ने अभिलेख कहाँ लिखवाए? तो अशोकन एडिक्ट 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। पहली बड़ी शिलाएं, दूसरी छोटी शिलाएं, सेपरेट रॉक एडिक्ट और मेजर पिलर एडिक्ट और माइनर पिलर एडिक्ट। ठीक, आज हम लोग केवल इम्पोर्टेंट को ही देखेंगे, सभी नहीं देखेंगे। तो चलिए कुछ इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। केवल मस्की और गुर्जरा। कहाँ? मस्की और गुर्जरा शिलालेख के लिए हम लोग जो है, चलिए अशोकन शिलालेख को याद रखना है हमें, एग्जाम के लिए हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसके लिए इसको सबसे पहले हम लोग मैप के आधार पर देख लेते हैं। चलिए अशोक के शिलालेख को, आइए अशोकन शिलालेख के महत्वपूर्ण तथ्यों को मैप के आधार पर याद करते हैं। चलिए, तथ्य नंबर फर्स्ट में क्या है कि केवल मस्की और गुर्जरा
मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। कहाँ पे अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किसमें मिलता है? मस्की और गुर्जरा में। तो चलिए देख लेते हैं मस्की और गुर्जरा कहाँ पे हो गया। चलिए एक हम लोग रफ मैप बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात हम देख लेते हैं गुर्जरा क्या हो गया, यहाँ हो गया मध्य प्रदेश में गुर्जरा में, यहाँ पे गुर्जरा हो गया कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में। और मस्की कहाँ हो गया? मस्की इधर हो गया महाराष्ट्र के साइड हो गया। मस्की कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में हो गया। इन दो जगहों में क्या मिले हैं? अशोक के नाम का उल्लेख है। क्या है? अशोक के नाम का उल्लेख है। चलिए गुर्जरा को देखें तो ये नामयुक्त लघु शिलालेख है। ये कैसा शिलालेख है? लघु शिलालेख है। ये कैसा शिलालेख है? लघु शिलालेख है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, मस्की को देख लेते हैं। तो यह स्थल महापाषाण सावधान संस्कृति है। मस्की जो है यह स्थल क्या है? महापाषाण समाधान संस्कृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? महापाषाण समाधान। क्या है? महापाषाण समाधान से संस्कृति से संबंधित है। इसे शिलालेख पर उसका नाम क्या लिखा गया था? देवान प्रिय अशोक से प्रारंभ होता है। यहाँ पे क्या होता है? शिलालेख है। क्या है? शिलालेख है। और इसका नाम किससे शुरू होता है? देवानामा प्रिय। ये कहाँ से मिला है? मस्की से मिला है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्या है? अशोक की अभिलेख जो थे वो क्या है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक के जो अभिलेख है वो किसमें है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में उत्कीर्ण है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने क्या पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। कौन सी लिपि को पढ़ा था? याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। अधिकांश चले पढ़ा था अच्छे से। अब हो गया। चलिए अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। क्या है? भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। ये क्या थी? अधिकांश अभिलेखों का यही हाल था। उच्चर समझते हैं अशोक की आइए हम लोग समझते हैं अशोक के द्विभाषी अभिलेख के बारे में। क्यों कहते हैं इसे द्विभाषी अभिलेख? क्योंकि इस लेख में ग्रीक प्लस अरमाइक दोनों भाषा में लिखी गई थी। तो इसे क्या बोलेंगे? द्विभाषी अभिलेख। ये कौन सा अभिलेख था? सरेकुना। कौन सा अभिलेख था? सरेकुना अभिलेख था। ये कहाँ था? ये पाकिस्तान के उस पार कहाँ था? अफगानिस्तान में था। तो ये क्या है? ग्रीक और अरमाइक भाषा में। इसका नाम क्या है? सरेकुना है। और ये कितने भाषी थे? द्विभाषी थे। कौन कौन सा भाषा था इसका? ग्रीक और अरमाइक। चलो ये हो गया। और इसके उत्तर पश्चिमी भारत में अशोक का अभिलेख जो उत्तर पश्चिमी अभिलेख था, इसकी भाषा क्या थी? खरोष्टी। उत्तर पश्चिम के अभिलेख को किस लिपि में लिखी गई थी? खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। कौन सी? उत्तर पश्चिम अभिलेख। भारत का एक रफ मैप बना लेते हैं। चलिए भारत का हम लोग एक रफ मैप बना लिए हैं। इसमें हम समझ लेते हैं प्रयाग के लेख में क्या होता है? इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। प्रयाग लेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अशोक की रानी कारुबाकी और पुत्र तीवर का जिक्र है। इसमें क्या हुआ है? अशोक की रानी का किसका? कारुबाकी। कौन थी? कारुबाकी और पुत्र तीवर का जिक्र आया है। किसमें? प्रयाग वाले में। ठीक।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। चलिए आगे उसके बाद है, दो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बिहार के एग्जाम के लिए, लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज, और उसके बाद फिर लौरिया नंदनगढ़। कौन सा, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, और यहाँ पे रामपुरवा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक तो लौरिया अरेराज, एक क्या हो गया रामपुरवा, और एक नंदनगढ़। ठीक, इसका स्तंभ जो लौरिया अरेराज है, इसका क्या हुआ है, स्तंभ शीर्ष नष्ट हो गया जिस पर संभवतः गरुड़ की आकृति बनी हुई थी। ठीक, लौरिया अरेराज का यही बात हो गया। और यह स्तंभ क्या था, मौर्य कालीन स्तंभ लेख के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, मौर्य स्तंभ काल के लिए प्रसिद्ध था। ये सब के सब क्या थे, स्तंभ, स्तंभ लेख थे सासाराम के। चलिए ये स्तंभ लेख हो गए। चलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा के अशोक स्तंभ लेख काफी महत्वपूर्ण है। चलिए लौरिया अरेराज की बात करते हैं। लौरिया अरेराज की बात करते हैं तो यह स्तंभ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, कहाँ है, पूर्वी चंपारण जिले में है। और इसका निर्माण कौन करवाया था, मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। यह स्तंभ पर अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख 1 से 6 अंकित है। इसकी भाषा क्या है, प्राकृत है। इसकी भाषा क्या है, प्राकृत है। और लिपि क्या है, ब्राह्मी है। और ये लेखों में धम्म, दया, सत्य, अच्छे आचरण और प्रजा की कल्याण की शिक्षा दी है। चलिए अब लौरिया अंदन, चलिए अब चर्चा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख की। ये कहाँ है, पश्चिमी चंपारण जिले में। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है, कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में है। यह स्तंभ 12 मीटर करीब 32 से 40 फुट ऊंचा है। इसके ऊपर सिंह की प्रतिमा बनी है। इस पर भी अशोक के प्रथम 6 प्रमुख स्तंभ लेख लिखे गए हैं। भाषा इसकी भी क्या है, प्राकृत है। और लिपि क्या है, ब्राह्मी है। स्तंभ के पास प्रसिद्ध नंदनगढ़ स्तूप भी स्थित है। स्तंभ लेखों में अहिंसा, दया, नैतिक जीवन, माता पिता का सम्मान और सभी प्राणियों के प्रति अच्छा व्यवहार करने का संदेश है। चलिए अब रामपुरवा स्तंभ में आ जाते हैं। रामपुरवा भी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में ही स्थित है। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ मिले हैं। कितने मिले हैं, 2 स्तंभ मिले हैं। एक शीर्ष स्तंभ पर सिंह और दूसरे शीर्ष पर बैल की प्रतिमा थी। रामपुरवा पर बैल शीर्ष मौर्यकालीन कला का बहुत ही सुंदर उदाहरण माना जाता है। महत्वपूर्ण बात, रामपुरवा के बैल वाले स्तंभ पर अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, जबकि दूसरे स्तंभ पर अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख पाए गए हैं। तो चलिए याद रखिएगा, लौरिया अरेराज कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में है। कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा कहाँ है, दोनों पश्चिमी चंपारण में। तो ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको अब ये तथ्य याद रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं अशोक के लघु स्तंभ लेख के। चलिए किसकी बात करेंगे अब, चलिए बात करते हैं अशोक के लघु स्तंभ लेख की। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट रुक्मिणदेही, आप बहुत नाम सुने होंगे उसका। एक हो गया रुक्मिणीदेही। चलिए इसे भी मैप से देख लेते हैं, ये कहाँ हो गया, ये नेपाल वाले क्षेत्र में हो गया। ठीक, और एक क्या है, निगलीवा। एक क्या है, निगलीवा। लेकिन इसके नाम कम आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रुक्मिणदेही ज़्यादा आता है, रुक्मिणीदेही। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या है, अशोक की कृषि लगान की राशि कुल उत्पादन का 1/8 भाग कर दिया गया। क्या था ये, रुक्मिणदेही क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या दिखता है, कृषि लगान की राशि को कुल उत्पादन का 1/8 भाग कर दिया गया था। पहले क्या था, 1/6 भाग था, तो घटा करके क्या कर दिया गया था, 1/8 कर दिया गया, यानी कि लगान से संबंधित है। और दूसरा क्या है, भाग पर दया और शिशु की बलि प्रथा को समाप्त कर दिया गया। क्या बलि प्रथा को, दया,
इसमें रुमिनदेही में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो है कि लगान को क्या किया गया था, कम किया गया था। दूसरा क्या किया गया था कि बलि प्रथा, पशु बलि प्रथा को रोका गया था। इसी वजह से ये रुक्मिणीदेही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, लघु लेख है और ये कहाँ मिला था, नेपाल में स्थित है ये। ठीक, निगलीवा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष इस स्थान की यात्रा की थी और अशोक द्वारा कनक मुनि के स्तूप में परिवर्तित कराया गया था। निगाली सागर स्तंभ लेख की चर्चा ह्वेनसांग ने भी की थी। किसका, निगाली का, निगलीवा है, निगलीवा, निगाली नहीं है, निगलीवा है। ठीक है ना, ये रुक्मिणीदेही के आसपास ही है। ये जो नेपाल वाला क्षेत्र है तो यहाँ क्या हो जाता है, रुक्मिणीदेही हो जाता है। और दूसरा क्या है, इसी से थोड़े से हट करके क्या हो जाता है, निगलीवा हो जाता है। क्या हो जाता है, निगलीवा हो जाता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि अशोक ने यहाँ अपने राज्याभिषेक के किसना 14वें वर्ष में यहाँ आया था और ये क्या किया था, कनक मुनि के स्तूप को परिवर्तित कराया गया था। ये निगाली स्तंभ लेख, सागर स्तंभ लेख की चर्चा ह्वेनसांग ने भी की थी। याद रखिएगा, निगवाली की किसने चर्चा की थी, ह्वेनसांग ने। कौन था, चीनी यात्री था, आप लोग सभी जानते ही। चलिए अब बात सारनाथ की। ठीक, अब ये सारनाथ की बात आ गई। ये तो आप तो जानते ही हैं, यहाँ के दो, एक तो सारनाथ हो गया, कहाँ हो गया, यही आसपास तो सारनाथ हो गया जी, बिहारे वाला पार्ट में ना। चलिए, सारनाथ को क्यों इम्पोर्टेंट है, यह स्थल कहाँ है, यह वह स्थल है जहाँ बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात प्रथम उपदेश दिया था। ठीक, प्रथम उपदेश का जगह था, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ जो है बौद्ध साहित्य की इस घटना को धर्मचक्र पद की संज्ञा दी गई। अशोक यहाँ 4 सिंह की आकृति युक्त स्तंभ की स्थापना की। कितने, 4 सिंह, 4 सिंह युक्त की आकृति युक्त स्तंभ की स्थापना की थी। किसने की थी, अशोक ने की थी। किसने की थी, अशोक ने की थी। बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश की स्मृति में करवाई गई थी। इसको, सारनाथ स्तंभ को। ये भी चर्चा में भी है। क्यों चर्चा में, भी हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि ये यूनेस्को साइट में अब शामिल हो गया है। तो ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आएगा। जिसकी प्रसिद्धि विश्व के चारों दिशाओं में फैली है। यह स्तंभ स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो ठीक है, यहीं से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया था। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आती है सांची स्तूप। ये कहाँ आ जाता है, हमारे मध्य प्रदेश में आ जाता है। क्या आ जाता है, सांची स्तूप। बात कर लेते हैं सांची की। ये भी यूनेस्को साइट है, अभी हमने पढ़ा था। यह 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के बौद्ध कला एवं स्थापत्य अवशेषों की प्राप्ति है। चलिए, अशोक के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे सहोगरा। किसको देखेंगे हम, तो सहोगरा कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश वाला पार्ट हुआ। और ये बिहार, बिहार में क्या हम देख लेंगे, बराबर। क्या देखेंगे, बराबर की गुफाएं। क्या देखेंगे, बराबर की गुफाएं। और दूसरा हम देखेंगे सहोगरा। क्या देखेंगे, ये कहाँ पे है, सोहगौरा, सोहगौरा देखेंगे। और फिर चलिए, तो ये बराबर की जो पहाड़ गुफा है इसको देखेंगे। ये गुफाएं भारत के प्रारंभिक गुहा स्थापत्य कला को प्राचीनतम उदाहरण है। ये बराबर क्या है, ये गुफाएं भारत की प्रारंभिक गुफा, जहानाबाद बराबर की गुफा। ठीक, ये क्या है, बिहार के जहानाबाद जिले के मखदूमपुर क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है ये, जहानाबाद जिले के मखदूमपुर क्षेत्र में बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। इसका निर्माण कौन करवाया था, तो मौर्य काल में लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसके मुख्य रूप से सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए बनवाया था। किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए बनवाया था। ठीक, और ये बराबर की पहाड़ियों में मुख्यतः 4 गुफाएं, कितने हैं, 4 है। एक सुदामा गुफा, एक लोमस ऋषि गुफा और एक विश्वकर्मा गुफा, कर्ण चौपर गुफा। इन गुफाओं की दीवारों पर बहुत चिकनी और चमकदार मौर्य पालिश है। ठीक, चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं। इसके पास ही नागार्जुनी पहाड़ी है, जिसमें भी 3 गुफाएं हैं। इसमें अशोक के पौत्र दशरथ मौर्य ने आजीवक संप्रदाय को समर्पित किया था। इतनी बात समझ में आ गई।
और ये क्या है, प्रारंभिक गुहा स्थापत्य कला का प्राचीनतम उदाहरण है। ये गुफाएं प्रारंभिक काल की कास्ट स्थापत्य सभ्यता को भी दर्शाती है। चलिए अब बात आती है सोहगोरा का। तो ये लेख लिपि ब्राह्मी में है तथा भाषा इसकी क्या है, प्राकृत है। लेख क्या है, लिपि क्या है इसकी, ब्राह्मी, और भाषा क्या है, प्राकृत है। और यह लेख ताम्र पट्टिका पर उत्कीर्ण है। इसमें अकाल से निपटने के लिए राजकीय प्रयास का वर्णन है, यानी कि अकाल के समय जो राजकीय प्रयास थे उसी का वर्णन किया गया किसमें, सोहगोरा में। चलिए अब हो गया गिरनार की। गिरनार 14 प्रमुख शिलालेख अंकित है। बाद में इसी शिलालेख पर शक शासक रुद्रदामन तथा गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने भी अभिलेख खुदवाए थे। एक ही शिला पर 3 अलग अलग शासकों के अभिलेख के कारण ये महत्वपूर्ण है। यानी कि गिरनार वाला शिलालेख क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे एक ही शिलालेख पे कितने, तीन तीन लोगों ने अपने अभिलेख खुदवाए थे। तो कौन कौन थे वो, एक रुद्रदामन, शक शासक, ये कौन थे, शक शासक थे, कौन थे, रुद्रदामन, और गुप्त शासक स्कंदगुप्त। देखिए गिरनार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने सुदर्शन सुदर्शन झील का नाम सुना होगा, वो इससे संबंधित है, इसकी चर्चा इसमें, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप यूपीएससी के एग्जाम देते हैं। अधिकांश अशोक के अभिलेख में उसका परिचय देवताओं का प्रियदर्शी राजा के रूप में दर्शाया गया है। अशोक के इन सभी अभिलेखों से क्या पता चलता है, इन्हीं अभिलेखों में अशोक के धर्म, राजस्व और आदर्श से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ठीक, अब अशोक के अभिलेख सरकारी एवं निजी दोनों तरह के थे। सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों ने लिखे या सरकारी अभिलेख, चलिए अशोक के शिलालेख क्या थे, सरकारी और निजी दोनों तरह के थे। क्या, सरकारी और निजी दोनों तरह के थे। सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों ने लिखे जो प्रशस्तियां हैं, या भूमि अनुदान पत्र है। अब एक वर्ड आ गया प्रशस्तियां, क्या आ गया है, प्रशस्तियां। तो ये क्या है, प्रशस्ति क्या है, राजा की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख, उसको क्या बोलेंगे, प्रशस्तियां बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रशस्तियां किसको बोलेंगे, राजा की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख। अधिकांश प्रशस्तियां किसमें लिखी हुई है, संस्कृत में लिखी गई है। प्रारंभिक अभिलेख जैसे अशोक के, वो क्या थे, मुख्यतः किसमें लिखी हुई थी, प्राकृत में लिखी हुई थी। अशोक के जो प्रारंभिक परिस्थितियां थे, जो प्रारंभिक परिस्थितियां हैं वो किनके थे, अशोक के थे, और उसकी भाषा क्या थी, प्राकृत थे। बाकी बाद वाले जितने प्रशस्तियां थे वो किसमें लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई। प्रशस्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख स्कंदगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। प्रशस्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। किसका, समुद्रगुप्त का। कौन सा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कौन सा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसके लेखक कौन है, हरिसेन। देखिए प्रशस्तियां दे देंगे और उसके बगल में लेखक का नाम दे देंगे और बोलेंगे मैच करो, इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पे हम ज्यादा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हम रिवीजन क्लास है। तो क्या है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की कौन थे लेखक, हरिसेन। कौन थे, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, याद रखिएगा। इसमें क्या क्या चीज की चर्चा है, तो समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों की पूर्ण विवेचना मिलती है। इसमें क्या मिलती है, समुद्रगुप्त की नीति और विवेचन, कौन सी, विजयों की। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। कलिंगराज खारवेल, कलिंगराज खारवेल। ठीक, ये क्या है, कलिंगराज का खारवेल का हाथी गुम्फा, गौतमी बलश्री का नासिक, रुद्रदामन का गिरनार, विजय सेन का देवपाड़ा और स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ और जूनागढ़। ये सब के सब क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक नजर डालते हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रशस्तियों पर। तो प्रयाग स्तंभ लेख तो अभी हम देख लिए हैं, इसको किसने लिखा था, देख लिए थे, हरिसेन था। इसका क्या काम था, उसकी विजय और नीतियों का वर्णन था। जूनागढ़ में किसकी चर्चा है, जूनागढ़ का संबंध
जूनागढ़ का संबंध किससे है? रुद्रदामन से। रुद्रदामन से। इसमें उसकी ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, इसमें किसका संबंध है? भोज प्रतिहार से। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन से है। एहोल देखिए ये ना बार बार आ जाता है एग्जाम के लिए। पुलकेशिन द्वितीय, क्या हो गया? पुलकेशिन द्वितीय। और इसका लेखन किसने किया? रवि कीर्ति ने। किसने किया इसका लेखन? रवि कीर्ति ने की है। इसका लेखन किसने किया? रवि कीर्ति ने किया। कुछ अभिलेख स्तंभों पर खुदे हैं और जिसे उस शासक की सीमाओं का भी पता लगाया जा सकता है। अनुदान पत्र मुख्य रूप से तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। निजी अभिलेख मंदिरों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण है। इससे समय, भाषा, ज्ञान, तत्कालीन धार्मिक स्थिति और वस्तु मूर्तिकला का पता चलता है। चलिए, हलमिडी अभिलेख कन्नड़ भाषा में सबसे प्राचीन अभिलेख है। एक बात और जान लेते हैं। हलमिडी अभिलेख कन्नड़ भाषा की सबसे प्राचीन, कौन सी भाषा की? कन्नड़ भाषा की सबसे प्राचीन अभिलेख है। उत्तर मेरूर अभिलेख चोलकालीन ग्राम, अब एक ये उत्तर मेरूर, ये भी दक्षिण भारत की इम्पोर्टेंट अभिलेख है जिसे प्रश्न पत्र में जगह मिलती है। ये क्या है? चोलकालीन ग्राम प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आप जानते हैं कि चोलकालीन के लिए किसके लिए जाना जाता है? चोलकालीन किसके लिए जाना जाता है? वो क्या है? ग्राम प्रशासन। और इनका प्रमाण कहाँ में मिलता है? उत्तर मेरूर अभिलेख में। ठीक। और उसके बाद आता है बेल्वी-पुडी ताम्रपत्र। कौन सा आता है? बेल्वी-पुडी ताम्रपत्र। यह पांड्य वंश और भूमिदान को बताता है। चलिए, एग्जाम की दृष्टि से इन अभिलेखों के महत्व को देखते हुए एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के काल का है? वो खारवेल है। उसके शासक की घटनाओं और क्रमबद्ध का विवरण मिलता है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन, और इसके लेखक कौन थे? रवि कीर्ति थे। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण है इसमें। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है, सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। ग्वालियर अभिलेख भोज प्रतिहार का है, गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है, सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, जिसके विजय और नीतियों का वर्णन है। और वही जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, इसके विजयों और व्यक्तित्व का वर्णन है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये आगे चर्चा स्मारक और भवन की, इसमें हम लोग केवल कला शैली देखेंगे। उत्तरी भारत के मंदिर किसमें थे? नागर शैली में थे। दक्षिणी भारत के द्रविड़ शैली में, और जिसमें दोनों का प्रभाव हो उसे हम क्या कहेंगे? वेसर शैली। मंदिरों, स्तूपों, विहारों और धार्मिक विश्वास पे प्रकाश कौन डालता है? वो है स्तूपा। स्तूपा क्या है? तो चलिए, अब एक वर्ड आ गया, स्तूपा। स्तूपा क्या है? यह एक बौद्ध स्मारक है जिसे बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध या अन्य महान बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष है। यहाँ पे क्या है? स्तूपा में क्या होते हैं? अवशेष होते हैं। याद रखिएगा, केवल अवशेष रहते हैं, ये याद रखने के लिए है, आगे कुछ नहीं है इसमें। ठीक बनाया जाता था, यानी कि बौद्ध संतों के अवशेषों अथवा उनकी स्मृति को निर्मित अर्ध गोलाकार होता था। ये स्मारक को स्तूप कहते हैं। ये कैसा होता था? अर्ध गोलाकार होता था। बौद्ध धर्म में पूजा और परिक्रमा का प्रमुख केंद्र भी है। अशोक द्वारा प्रारंभ कराया गया सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप। कौन है? सांची स्तूप। ये क्या है? किसने करवाया था? तो ये अशोक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। अब चले, एक वर्ड आया विहार। बौद्ध भिक्षुओं के निवास और शिक्षा के लिए निर्मित मठ को क्या कहते थे? विहार कहते थे। 9वीं शताब्दी में जावा में महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को जावा के प्रसिद्ध स्मारक बोरोबुदुर बताता है। बोरोबुदुर कहाँ है? ये कहाँ है? जावा में है। जावा कहाँ है? सिक्कों की बारी किसकी है? सिक्कों की। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र
मुद्रा शास्त्र हम देखेंगे जैसे हिंदी में तो समझ में आ जाएगा, और अगर न्यूमिस्मेटिक्स आ जाएगा तो हम कंफ्यूजन में हो जाएंगे एग्जाम में। तो इसलिए देखें सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं इसको, इंग्लिश में NUMISMATICS न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक, वही अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहेंगे, एपिग्राफी। क्या कहेंगे, एपिग्राफी। क्या कहेंगे, एपिग्राफी। तो ये ध्यान रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहेंगे, न्यूमिस्मेट, याद रखिएगा। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहेंगे, हम न्यूमिस्मेटिक्स कहेंगे, और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहेंगे, एपिग्राफी कहेंगे। सिक्का किसे कहेंगे, सिक्का धातु से बनी ऐसी मुद्राएं हैं जिनका उपयोग लेन देन में किया जाता है। आइए सिक्कों के प्रकार को टाइमलाइन के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद क्या हो गया, वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, और फिर चलिए तो अब हम देख लेते हैं हड़प्पा में क्या होते हैं। कोई सिक्का नहीं था हड़प्पा काल में, क्या था, कोई सिक्के नहीं थे। मोहरे, मनकी और वस्तु विनिमय प्रणाली थी, किसमें, हड़प्पा में। फिर बात आई प्रारंभिक वैदिक काल में, सिक्कों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क, सतनाम जैसे शब्द मिलते हैं जो धातु या मिल इकाई के रूप में प्रयुक्त होते थे। कब, उत्तर वैदिक काल में। महाजनपदा काल में यहीं से आहत सिक्कों की शुरुआत होती है। कहाँ, महाजनपद, याद रखिएगा, और यहीं से याद रखिएगा आहत। आहत, पंच मार्क, क्या, पंच्ड मार्क्ड। ठीक, इंग्लिश में हम लोग पंच मार्क और आहत, ये कहाँ से शुरू होते हैं, महाजनपदात से शुरू। भारत की सबसे प्राचीन मुद्राएं हैं और इसका मौर्यकाल में व्यापक उपयोग हुआ। मुख्यतः चांदी की कुछ संख्या में, और तांबे और गोल नहीं, अक्सर ये अनियमित आकार के होते थे। सभी सिक्के पर एक जैसे चिन्ह नहीं मिलते हैं और कई चिन्ह समय के साथ घिसकर अस्पष्ट हो गया है। इतिहासकार अनेक मुद्राओं के अध्ययन करके ये बताते हैं कि सूर्य, बैल, वृक्ष, हाथी, स्वास्तिक आदि जैसा प्रतीक इसमें मिलता था। अब चलिए बात आते हैं इंडो ग्रीक सिक्के की। ये तो महाजनपदा के आहत को देख लिए हैं, अब आता है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक सिक्के, पहली बार शासक के चित्र। इंडो ग्रीक सिक्के का क्या खासियत था, इसमें पहली बार शासक का चित्र आया। द्विभाषी लेख हुआ, एक और यूनानी तो दूसरी ओर ख्रोस्ती या प्राकृत लेख। ठीक, पहली बार शासकों का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाने लगा। राजा की उपाधियां भी लिखी जाती थी। यूनानी देवताओं और कुछ सिक्कों पर भारतीय प्रतीकों का भी प्रयोग मिलता है, जिससे संस्कृति समन्वय का पता चलता है। क्या पता चलता है, संस्कृति समन्वय का। क्यों संस्कृति समन्वय का बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूनानी देवताओं का भी और भारतीय शासकों का भी प्रतीक का प्रयोग हुआ है। ठीक, इन सिक्कों की ढलाई, चित्रांकन और कलात्मक गुणवत्ता प्राचीन भारत से के सर्वश्रेष्ठ हैं। चलिए, प्रमुख इंडो ग्रीक शासक मिलिंद, मेनेंडर तथा इसकी बड़ी संख्या में मिली है। किसकी, प्रमुख इंडो ग्रीक शासक, प्रमुख इंडो ग्रीक शासक कौन, मिलिंद, मेनेंडर, मेनेंडर का, इनकी बड़ी संख्या में सिक्के मिले हैं। आइए हम बारी कुषाण काल की, बारी क्या आ गई, कुषाण काल का। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, इसमें क्या हुआ था, सर्वाधिक, याद रखिएगा, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, आर्थिक समृद्धि, इसका व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ बहुत विकसित हुआ था। ठीक, धार्मिक सहिष्णुता, एक ही शासक के सिक्के पर अलग अलग धर्मों के देवता मिलते हैं। क्या होता है इसमें, क्या था, धार्मिक सहिष्णुता, सहिष्णुता।
होता। ठीक, क्यों? क्योंकि एक ही शासक के सिक्के पर अलग अलग धर्मों के देवता मिलते हैं। उदाहरण के रूप में बुद्ध, शिव, नाना, ईरानी देवी थी। ये नाना कौन थी? नाना ईरानी देवी थी। ठीक, बुद्ध भी मिल जाते थे यहाँ, शिव भी मिल जाते थे, और हेलियोस, कौन? हेलियोस कौन था? ईरानी देवता था। ठीक, यूनानी सूर्य देवता। ठीक ना। ओलियोस कौन था? यूनानी यूनानी सूर्य देवता था ये। और मित्र मित्र कौन था? ईरानी देवता। इन सब के चिन्ह कहाँ मिल जाते थे? सिक्कों पर मिल जाते थे। राजा सिक्कों पर शक्तिशाली दिखाना चाहता था। राजा को क्या है? सिक्कों पे क्या है? शक्तिशाली दिखाया जाता था। सिक्कों पर मुख्यतः बैक्टीरियन क्या? बैक्टीरियन ग्रीक लिपि में ग्रीक लिपि में लेख मिलते हैं। क्या है? सिक्कों पर मुख्यतः बैक्टीरियन ग्रीक लिपि में लेख मिलते हैं। मतलब कुषाणों ने ग्रीक लिपि का प्रयोग जारी रखा था, भले ही भाषा बैक्टीरियन हो गई थी। क्या मतलब है? सिक्कों पर मुख्यतः बैक्टीरियन ग्रीक लिपि में लेख मिलते हैं। मतलब कुषाणों ने ग्रीक लिपि का प्रयोग जारी रखा था, भले ही भाषा बैक्टीरियन हो गई हो। अब चलिए देखते हैं गुप्त काल। चलिए अब देखते हैं गुप्त काल के सिक्कों को, स्वर्ण मुद्राओं का स्वर्ण योग। गुप्त काल को क्या कहेंगे? याद रखिएगा, स्वर्ण मुद्राओं का स्वर्ण युग। किसको बोलेंगे? गुप्त काल को। किसको बोलेंगे? गुप्त काल को। इसमें क्या है? उत्कृष्ट कलात्मक सिक्के थे और उत्कृष्ट स्वर्ण मुद्राएं थी, और इसकी कलात्मक गुणवत्ता बहुत उच्च थी। राजा शक्तिशाली था, इसलिए भारतीय स्वर्ण मुद्राओं का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। इसमें सबसे प्रसिद्ध है समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए, सिक्के के सामने राजा धनुष चलाते हुए, सिंह बाघ का शिकार करते हुए और घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि प्राप्त की है वो समुद्रगुप्त का बीना बजाते हुए चित्र। चलिए वहीं पीछे देवी लक्ष्मी, गरुड़, और अगर इसके पिछले सिक्के के पिछले हिस्से को देखा जाए तो अधिक मात्रा में देवी लक्ष्मी के चित्र मिले हैं, और कहीं गरुड़ के भी मिलते हैं या अन्य प्रतीक भी हैं। चलिए अब बारी स्कल्पचर की। स्कल्पचर किसको बोलेंगे? मूर्ति कला, मूर्ति बनाने की कला। और आइकोनोग्राफी, प्रतिमा विज्ञान, मूर्ति शास्त्र को क्या बोलेंगे? आइकोनोग्राफी। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं आइकोनोग्राफी की। यानी कि आइकोनोग्राफी किसे कहेंगे? प्रतिमा विज्ञान को। किसको कहेंगे? आइकोनोग्राफी, प्रतिमा विज्ञान को। मूर्तियों को और देवी देवताओं की आकृतियों, प्रतीकों, मुद्राओं और उसके अर्थ अध्ययन को क्या कहेंगे? हम आइकोनोग्राफी कहेंगे। स्कल्पचर किसको कहेंगे? पत्थर, धातु, लकड़ी, मिट्टी या अन्य पदार्थों से मूर्तियां बनाने की कला को क्या कहेंगे? मूर्ति कला। किसको कहेंगे? स्कल्पचर किसको कहेंगे? पत्थर, धातु, लकड़ी, मिट्टी या अन्य पदार्थों से मूर्ति बनाने की कला को क्या कहेंगे? स्कल्पचर कहेंगे। जबकि इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? आइकोनोग्राफी। चलिए कुषाणकालीन मूर्तियों पर वैदिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। गुप्तकालीन मूर्ति कला में अंतरात्मा, तथ्य, मुखाकृति और जो सामंजस्य है वह अन्य किसी कला में नहीं है। इसलिए कला के लिए भारतीय मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहते हैं। कौन से काल को स्वर्ण युग कहते हैं? गुप्तकालीन काल को। किसको? गुप्तकालीन काल को क्या कहेंगे हम? मूर्ति कला के लिए स्वर्ण युग कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि मूर्ति में अंतरात्मा तथा मुखाकृति का सामंजस्य है।
चलिए, भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक मिलती है। किसमें? भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती। अब चलिए, हड़प्पा सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें कांस की नर्तकी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इससे प्रश्न बने। पुरोहित राजा, मोहनजोदड़ो। ठीक, सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति और इसके निर्माण का तकनीक क्यों मिला है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये कांस्य की मूर्ति और पुरोहित राजा, ये दोनों के दोनों का संबंध किससे है? मोहनजोदड़ो से है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या? कांस्य की नर्तकी और पुरोहित राजा, ये दोनों के दोनों कहाँ से हैं? मोहनजोदड़ो से है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। मौर्य काल में क्या होता था? चमकदार मौर्य पालिश विशाल यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। मौर्य काल से क्या समझ रखिएगा? यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। और ये कहाँ है? दीदारगंज यक्षी। ठीक, दीदारगंज यक्षी। ठीक, ये कहाँ से हो गया? मौर्य काल, याद रखिएगा। ठीक, शुंग सातवाहन काल में स्तूपों की रेलिंग और तोरणों पर सुंदर नक्काशी मिलती है, जो कि भरहुत और सांची मूर्तिकला में शामिल होती है। क्या? भरहुत और सांची मूर्तिकला, ये कहाँ है? शुंग सातवाहन काल है। ये क्या है? कौन सा काल है? शुंग सातवाहन काल है। ठीक, इसमें क्या होता है? चलिए, गांधार शैली पे आ जाते हैं हम लोग। गांधार शैली में क्या होता है? गांधार शैली बुद्ध की पहली मानवाकार प्रतिमाओं में प्रमुख शैली है। घुंघराले बाल, यथार्थवादी शरीर। और मथुरा शैली पूर्ण भारतीय शैली, बुद्ध, जैन तीर्थकर और ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां इसमें मिलती है। रेखाओं और रंगों के माध्यम से विचारों, घटनाओं और धर्म, प्रकृति और जीवन चित्रों के रूप में व्यक्त करने की कला को क्या कहेंगे? चित्रकला। भारतीय चित्रकला का विकास भीमबेटका शैल चित्र, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। क्या? भीमबेटका, ये भी यूनेस्को साइट है, अभी हम लोगों ने देखा था। क्या है? भीमबेटका शैल चित्र। शैल चित्र, शैल चित्र किसको कहेंगे? चट्टानों या गुफाओं के दीवार पर बनाए गए चित्रों को क्या कहेंगे? शैल चित्र कहेंगे। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे रॉक पेंटिंग। क्या बोलेंगे? रॉक पेंटिंग। भीमबेटका शैल चित्र, ये बहुत क्या है? मशहूर है। स्थान क्या है? इम्पोर्टेंट है, और परीक्षा में भी प्रश्न आ सकते हैं। यूनेस्को साइट है। ठीक, इसमें प्राचीनतम कलाओं में से एक है। लाल सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है। इसमें क्या हुआ है? लाल और सफेद, सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है। चलिए, विष्णु श्रीधर भानकर, इसकी खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर भानकर। क्या थे ये? विष्णु श्रीधर वाकनकर। कौन थे? वाकनकर। इन्होंने किसकी खोज की? भीमबेटका शैल चित्र की। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में चित्रित मृत भांड मिले हैं। बौद्ध काल में अजंता गुफाओं के चित्र, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन भित्ति चित्रकला है। इसे विश्व में भी प्रसिद्धि मिली हुई है। भित्ति चित्रकला किसे कहते हैं? दीवारों या गुफाओं के दीवारों पर बनाई गई चित्रकला को क्या कहेंगे हम? भित्ति चित्रकला कहेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मुराल पेंटिंग कहेंगे। मुहर और मृदभांड की बात करें तो पत्थर, धातु या मिट्टी से बनी ऐसी छोटी वस्तु जिस पर पशु प्रतीक या लिपि अंकित हो और जिसका उपयोग पहचान, व्यापार या वस्तुओं पर छाप लगाने के लिए किया जाए, उसे क्या कहेंगे? मुहर कहेंगे। क्या कहेंगे? सील कहेंगे। मृदभांड मिट्टी के बने बर्तन, घड़े, कटोरे, थाल आदि को कहते हैं। इस पर ज्यामितीय आकृति, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं। यहाँ हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ा है। आगे हम लोग साहित्यिक स्रोतों को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्यों को दो भागों में बांटा जाता है। एक धार्मिक साहित्य प्लस एक लौकिक साहित्य। लेकिन हम यहाँ पर केवल और केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साहित्य को ही पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत केवल उन्हीं स्रोतों को पढ़ेंगे जिसका हमारे परीक्षा से सीधा सीधा सरोकार है। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र। इसकी चर्चा बार बार किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलने के लिए मिले। इसके लेखक कौन है? कौटिल्य। कौन है?
कौटिल्य, इसका दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त। दूसरा नीतिसार, क्या हो गया? ये भी एक इम्पोर्टेंट है, एक ये नीतिसार। नीतिसार किसका है भाई? कामंदक। किनका है? कामंदक। इसमें क्या मिलता है? गुप्तकालीन राजतंत्र के का कामंदक में क्या मिलता है? गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश पड़ता है। चलिए, मृच्छकटिकम शूद्रक। मृच्छकटिकम कौन है इनके लेखक? मृच्छकटिकम के शूद्रक कौन है? शूद्रक। और ये किसका है? ये भी गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन समाज का मिलता है। और हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र ये किनका है? बाणभट्ट का है। किसका है? बाणभट्ट का है। याद रखिएगा। तो यह हर्ष नाम हर्षचरित्र है तो क्या मतलब होगा? हर्ष की उपलब्धियों का इसमें वर्णन है। एक आता है गौड़बहो, गौड़बहो ये कौन है? बागपति लिखे हैं। कौन लिखे हैं इसको? बागपति। कहाँ से आते हैं इसमें? कन्नौज के शासक योशो वर्मा का इतिहास है। किसका? पृथ्वी विजय, पृथ्वीराज विजय। इसके लेखक कौन है? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज विजय। इसके कौन है? जयानक। कौन है? जयानक। ठीक। एक मुद्रा राक्षस, चलिए मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त का। याद रखिएगा इसको, विशाख दत्त का। मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त का है। और इसमें किसकी चर्चा है? मौर्य काल की। किसकी चर्चा है? मौर्य काल की। एक है अष्टाध्यायी। क्या? अष्टाध्यायी। इसमें किसकी, ये इसके लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है इसके लेखक? पाणिनि। इसमें क्या चर्चा होती है? पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। किसकी? पुष्यमित्र शुंग की चर्चा मिलती है इसमें। और मुद्रा तो ठीक है। चलिए, अभी हम लोगों ने किसको किसको पढ़ लिया है? अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, मालविकाग्निमित्रम। इसको भी याद रखिएगा। क्या है? मालविकाग्नि, मालविकाग्निमित्रम। ये किसके हैं? कालिदास के हैं। ये किसके हैं? कालिदास के हैं। कालिदास के हैं। ये किसके हैं? कालिदास के हैं। और इसमें क्या है? शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके? शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। तो एक दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम नहीं, मृच्छकटिकम नहीं, रघुवंशम, रघुवंशम। मृच्छकटिकम किसका है? मृच्छकटिकम शूद्रक का है। किसका है? शूद्रक का है। और इसमें क्या मिलता है? गुप्तकालीन मिलता है। जबकि मालविकाग्निमित्रम और रघुवंशम, और क्या है? रघुवंशम, ये दोनों के दोनों किसके हैं? कालिदास के हैं। तो ये जो मालविकाग्निमित्रम है वो किसके हैं? शुंग वंश के बारे में बता रहे हैं। जो कि रघुवंशम किसके बारे में बता रहे हैं? समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बारे में। समुद्रगुप्त के दिग्विजय के बारे में। तो चलिए, और एक इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ये भी बार बार एग्जाम में कभी कभी नजर आ जाता है। तो क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। कौन है? चंद्र बरदाई। ये कौन है? चंद्र बरदाई है। और इसमें किसकी पृथ्वीराज रासो है? तो पृथ्वीराज की उपलब्धियों का ही चर्चा है इसमें। एक राजतरंगिणी,
एक है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। इसके लेखक कौन है? कल्हण। इसके लेखक कौन है? कल्हण। और यहाँ क्या कश्मीर, क्या इसमें किसकी? कश्मीर के इतिहास को जानने में मदद मिलता है, यानी कि कश्मीर के राजवंशों की इसमें जानकारी है। और एक परिविशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की है। क्या है? परिविशिष्ट पर्वन, ये किसकी है? हेमचंद्र का। इसको किसने लिखा? हेमचंद्र ने लिखा है। और ये जैन धर्म और मौर्य वंश पर चर्चा करता है। चलिए शुरुआत करते हैं मेगास्थनीज से। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया। ये यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसकी पुस्तक कौन थी? इंडिका। क्या थी? कौन सी पुस्तक थी? इंडिका थी। इसमें मौर्यकालीन शासन, समाज, प्रशासन और पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है। अब बारी डायमेकस की। किसकी? डायमेकस। किसकी? डायमेकस की। यह बिंदुसार के समय भारत आया था। डायमेकस किसके समय में आया था? बिंदुसार के समय में आया था। यह सीरिया के कानून शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। ये किसका था? सीरिया के यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। इसने भी भारत के बारे में जानकारी दी, लेकिन इसकी रचनाएं आज पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है। किसकी नहीं है? पूरी डायमेकस की उपलब्ध नहीं है। एरियन भारत स्वयं नहीं आया था। ये किसकी बात है? अब एरियन की। एरियन भारत स्वयं नहीं आया था, लेकिन इसने सिकंदर के अभियानों और भारत के बारे में लिखा है। इसकी पुस्तक इंडिका से प्राचीन भारत की भौगोलिक और सामाजिक जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो, यह एक यूनानी भूगोलवेत्ता और इतिहासकार थे। स्ट्रेबो कौन थे? एक भूगोलवेत्ता थे। इसने अपनी पुस्तक जियोग्राफिका, क्या थी इसकी? स्ट्रेबो की पुस्तक। ये मिलान करने के लिए आता है। जियोग्राफिका। स्ट्रेबो की पुस्तक क्या है? जियोग्राफिका। स्ट्रेबो ने जियोग्राफिका में भारत का वर्णन किया है। इसने मेगास्थनीज आदि के विवरणों को उपयोग किया है। उसके बाद है प्लिनी। ठीक, ये इसका है यूनानी नहीं है, लेकिन प्राचीन भारत के अध्ययन में विवरण बहुत उपयोगी है। इसकी पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। इसकी पुस्तक क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। किसकी? पिलानी की। याद रखिएगा, भारत के व्यापार, वस्तुओं और समुद्री मार्गों की जानकारी मिलती है पिलानी में। ठीक, तो अभी हम लोगों ने किसको किसको पढ़ा है? मेगास्थनीज को पढ़ा है, डायमेकस को पढ़ा है, डायनोसियस को पढ़ा है। यह अशोक के समय भारत आया था। यह मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय ने भेजा था। इसके विवरणों को से मौर्यकाल के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। फिर हमने एरियन को देखा, स्ट्रेबो को देखा और पिलानी को देखा। के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोटस और टीसीएस के वृत्तांत है। किसके? हेरोडोटस और टीसीएस के वृत्तांत हैं। ठीक, अब जो है टीसीएस के वृत्तांत जो है काल्पनिक कहानी है, इसलिए यह उतना विश्वसनीय नहीं है। ठीक, अब जो देखते हैं, सिकंदर के साथ भारत आए थे निर्याकस, एनेस्ट्रिकस और एरिस्टोबुलस। ठीक, ये तीनों के तीनों कहाँ से आए थे? सिकंदर के साथ आए थे। मेगास्थनीज का है, सबसे विश्वसनीय किसका है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका उपलब्ध नहीं है। इंडिका क्या भी उपलब्ध है? नहीं है। ठीक ना। पहली बात, आपने मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, पहले ये समझिए कि इंडिका को इतना महत्व क्यों मिलता है। क्योंकि राजा या शासक से संबंधित
शासक से संबंधित जानकारी, शासक से संबंधित साक्ष्य जो है बहुत सारे थे, लेकिन इंडिका एक ऐसा साहित्यिक स्रोत है जिसमें शासक के साथ साथ क्या है, राजनीतिक घटनाओं पर कम और सामाजिक रीति रिवाजों और शासन प्रबंध पर अधिक प्रकाश डालते हैं। ठीक ना, इसीलिए इंडिका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में भी बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, और अब देखिए पीपल्स ऑफ एथेंस सी, एक यूनानी लेखक के ग्रंथ में पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी क्या है, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी। ठीक, इसको देख लिए, ये इतिहास में लेखन पे पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लेखक अज्ञात हैं। इसके लेखक क्या हैं, अज्ञात हैं। हर चीज अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा याद रखने की चीज है क्या है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ये महत्वपूर्ण साक्ष्य, लेकिन इसके लेखक नहीं है, याद रखिएगा। तो अगर मिलान वाला क्वेश्चन आ जाए या ऑप्शन में पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी आ जाए तो इसमें रखना है, याद रखना है कि इसके कोई लेखक नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। टालमी द्वारा, और इसमें मिलता क्या है, पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी में क्या मिलता है, भारतीय बंदरगाहों के नाम और इसके आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का वर्णन मिलता है। पेरिप्लस ऑफ एथेंस सी के बारे में क्या याद रखना है, किसके लेखक कौन है, पता नहीं, अज्ञात है। और इसमें लिखा क्या गया है, भारतीय बंदरगाहों के बारे में लिखा गया है और यहाँ से आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं के बारे में लिखा गया है। टालमी ने दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में भारत के भौगोलिक वर्णन लिखा, प्लिनी ने अपना पहली सदी में लिखा। चलिए प्लिनी को भी पढ़ लिए, टालमी को भी पढ़ लिया हम लोग। ये फाहियान कब आया, 5वीं सदी में। कब आया, 5वीं सदी में आया और 14 वर्ष तक भारत में रहा और उसने बौद्ध धर्म की स्थिति के विषय पर लिखा। हुएनसांग हर्षकाल में आया और वह 16 वर्ष तक रहा। ठीक, और हर्ष के काल में आए थे। ठीक, और उन्होंने तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसे किसे कहा जाता है, हेनस्वांग को। ठीक, यह प्रमुख कहाँ शिक्षा प्राप्त किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में। उसके बाद बारी आई है इत सिंह की। इत सिंह ये 7वीं सदी के अंत में आया था। कब आया था, 7वीं सदी के अंत में आया था। और ये क्या कहते हैं, भारतीय बौद्ध मठों के दैनिक जीवन शैली के नियमों पर विस्तृत वर्णन करता है। ये किसका करता है, भारतीय बौद्ध मठों के दैनिक जीवन शैली व नियमों पर विस्तृत वर्णन करता है। और अब बारी फाहियान की, तो फाहियान जो है बौद्ध तीर्थयात्री, चीन भारत आने वाला पहला तीर्थयात्री था। इसको क्या याद रखिएगा, फाहियान। फाहियान के बारे में क्या है, याद रखना है कि ये पहला था। फाहियान क्या था, पहला था। और इसने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत आया था। ये कब आया था, गुप्त वंश का काल था। कौन था, राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक, और इन्होंने लगभग 399 ईस्वी में भारत और यहाँ रहकर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। कि कौन आया था, सुलेमान। कौन, सुलेमान। ये कब आया था, 9वीं सदी में आए थे, मध्य भारत आया था। इसने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा। कौन, पाल और प्रतिहार। प्रतिहार राजा के बारे में किसने लिखा, सुलेमान। कब आया था ये, 9वीं सदी में। फिर आता है अल मसूदी। अल मसूदी, ठीक, इन्होंने राष्ट्रकूट की महत्ता बताई। किसकी, राष्ट्रकूट के राजाओं की महत्ता को बताया। किसने, अल मसूदी। ये कब से कब तक भारत में रहा, तो 941 से लेकर के 943 ईस्वी तक। चलिए फिर महमूद गजनबी का समकालीन कौन आया था, चलिए अब एक आ गए हैं जो आप बार बार जिसका नाम सुनते हैं, अल बरूनी।
क्या अल-बरूनी। इसका दूसरा नाम क्या है? अबू रिहान। इसका दूसरा नाम क्या है? अबू रिहान। ठीक ना। और इन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। ये महमूद गजनबी का समकालीन था। अल-बरूनी क्या है? महमूद गजनबी का समकालीन था और इन्होंने क्या किया? संस्कृत भाषा सीखी। इसको याद रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन पर आधारित एमसीक्यू। हाल ही में जुलाई 2026 में सारनाथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारनाथ की जुलाई 2026 में यूनेस्को की विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। इसके साथ भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कुल संख्या 45 हो गई। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। आपने अभी पढ़ा था। भीमबेटका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अपने प्रागैतिहासिक शैलश्रेयों और शैली चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा प्राप्त हुआ था। क्या आपको याद है? अभी तुरंत हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। बोगासकोई में संबंध निम्नलिखित में से किस में से कौन सा गलत है? इसमें गलत चुनना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कथन गलत लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें ये वाला शब्द देखना चाहिए। बोगासकोई वर्तमान तुर्की में स्थित है। यह हित्ती साम्राज्य की राजधानी हत्तुसा से संबंधित है। यहाँ प्राप्त अभिलेख में मित्र, वरुण, इंद्र तथा नाथ के उल्लेख मिलते हैं। ये सभी के सभी क्या है? ऋग्वैदिक देवता है, ध्यान रखिएगा। बोगासकोई सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। आपने क्लास किया, आंसर देने का प्रयास करें। सीरियल नॉमिनेशंस ऑफ अशोकन एडिक्ट साइट्स अलोंग द मेयूरियन रूट्स भारत में यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी तथा उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अब तक भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कुल संख्या 45 है। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। हाल ही के संदर्भ हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राखीगढ़ी हरियाणा को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल माना जाता है। 2025-26 के उत्खनन में राखीगढ़ी के 8 मानव कंकाल प्राप्त हुए। इन कंकालों को वैज्ञानिक अध्ययन हेतु आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। चलिए आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हाल ही के पुरातात्विक घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के पत्तनमरुदूर के प्राचीन शंख उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन में शंख के आभूषण, चीनी सेलाडॉन, मृतभांड और पांड्य और विजयनगर काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यह स्थल भारत के सबसे बड़े लौह युगीन दफन स्थलों में से एक माना जाता है। आंसर दें। यूनानी साहित्य का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? हेरोडोटस, मेगास्थनीज की इंडिका, एडियन की इंडिका और प्लानी की हिस्टोलॉजी। ये तो सबसे इसमें क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। आंसर दें। लेकिन कि हमने मेगास्थनीज और एरियन के इंडिका में अंतर नहीं समझाया था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत थे और मौर्यकालीन भारत का प्रत्यक्ष विवरण दिया गया है। जबकि एरियन की इंडिका सिकंदर के अभियान और विशेष रूप से निर्याकस के समुद्री यात्रा के आधार पर भारत का वर्णन किया गया है। यह मेगास्थनीज इंडिका यह मेगास्थनीज की इंडिका से अलग कीर्ति है। ध्यान देना है, मेगास्थनीज की इंडिका और एरियन की इंडिका दोनों अलग अलग है। एक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत थे और मौर्यकालीन भारत का प्रत्यक्ष विवरण है, जबकि सिकंदर के अभियान और विशेष रूप से निर्याकस के समुद्री यात्रा के आधार पर भारत का वर्णन किया गया। किसमें? एरियन में। और एरियन मेगास्थनीज की इंडिका से बिल्कुल अलग है। ये हमने मेन क्लास में नहीं बताया था, इसलिए यहाँ पर जोड़ दिया है। चलिए अब इस प्रश्न का आंसर आप करिए। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक अपनी संबंधित कृति के साथ सुमेलित नहीं है? स्ट्रेबो की ज्योग्राफिका, टॉलेमी की ज्योग्राफिया और प्रिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। अज्ञात यूनानी लेखक या टॉलेमी की इंडिका।
निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? अल बरूनी के महमूद गजनबी के साथ भारत आया, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, सुलेमान पालवंश और शासनकाल में भारत आया और अल मसूद अकबर के शासनकाल में भारत आया। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, ईत सिंह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। फाहियान की सीयू की क्या लेखक है? चूंकि हमने किसी भी चीनी यात्री के लेखन के बारे में नहीं बताया था, तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर दे देते हैं कि सीयू की लेखक फाहियान नहीं बल्कि ह्वेनसांग थे। अगर हम लेखन के बारे में बताए होते तो यहाँ पर आंसर नहीं देते। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे और सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये सेशन बड़ा पसंद आया होगा, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए लाभदायी होगी। इंशाल्लाह अगले सेशन में मिलते हैं केमिस्ट्री के लिए क्विक रिवीजन का क्लास लेकर के। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुद के प्रति ईमानदार बने, समझदार बने, हर रोज़ लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं, हर कदम पर मंजिल से फासला घटाएं। नेक्स्ट IQ एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता। आप बढ़ें संकल्प से समृद्धि तक। धन्यवाद।